Hello friends, welcome back to our YouTube channel RN Education Foundation. Myself विभू पांडे। आज मैंने चैप्टर 15 सेलेक्ट किया है आर एनवायरमेंट हमारे MCQs के लिए। चलिए करते हैं हम MCQs, ठीक है। तो इस MCQ को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए, हमारे आसपास दो तरह के फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। पहला है बायोटिक फैक्टर और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर, बायो मींस होता है लाइफ, मतलब ऐसे फैक्टर जिनमें लाइफ प्रेजेंट हो, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर जो हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट तो हैं लेकिन उनमें लाइफ नहीं है। बायोटिक के आगे ए लगा हुआ है, मतलब एब्सेंट है क्या, लाइफ, ठीक है। तो एबायोटिक फैक्टर में जैसे हमारा आ गया वाटर, सॉइल, सनलाइट, एयर एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 1। द डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। डिकम्पोजर जो है इकोसिस्टम में वो क्या करते हैं? ऑप्शन ए है कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बी कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। C. Convert inorganic material into organic compound and D. Do not break down the organic compound. देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वही जो है वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन डिकम्पोजर का यही फंक्शन है कि वो क्या करते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन 1 है कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक, मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो प्लांट्स है उसको लेकर के फिर से ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे और फिर उसको एनिमल फूड की तरह यूज करेगा, और जब उस एनिमल की डेथ हो जाएगी तो उसी ऑर्गेनिक मैटर को फिर से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा डिकम्पोजर, ठीक है। यहां पे ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है, जो कि ये रॉन्ग है, ठीक है। यहां पर है कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये भी रॉन्ग ही होगा। और डू नॉट ब्रेक डाउन, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ना करते इन सारे वेस्ट को, तो हमारे जो अर्थ है वो गार्बेज की तरह वो अब तक पूरी ढक चुकी होती, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाता है? ए, ऑप्शन ए राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। फर्स्ट है ग्रास कटिंग, ग्रास को कट किया, जो ग्रास मिली उसको ग्रास कटिंग हो गया वो। सेकेंड पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग है। थर्ड यूज्ड टी बैग। फोर्थ पेपर स्ट्रॉ। ग्रुप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। ऐसा कौन सा ग्रुप है जो हमें ये बता रहा है कि वो सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 3। तो ग्रास कटिंग जो है हमारा क्या है, वो नॉन यहां पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, सॉरी, ठीक। तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ग्रुप है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो पहला है ग्रास कटिंग, दूसरा है पॉलिथीन बैग और तीसरा है यूज्ड टी बैग। इसमें से ग्रास कटिंग तो बायोडिग्रेडेबल है और यूज्ड टी बैग भी बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन हमें पता है कि पॉलिथीन बैग जो है डिग्रेडेबल नहीं है, उसको डिग्रेडेड होने के लिए बहुत कई सालों का टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां पर पॉलिथीन बैग बी वाला आ गया, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। यहां पर आगे चलेंगे तो यहां पे थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड, मतलब पॉलिथीन बैग, उसके बाद पेपर स्ट्रॉ और फिर सेकंड है हमारा, थर्ड हमारा है यूज्ड टी बैग, ये हमारा हो जाएगा। यहां पर भी पॉलिथीन बैग आ रहा है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ग्रास कटिंग, थर्ड यूज्ड टी बैग और फोर्थ है पेपर स्ट्रॉ। ये तीनों बायोडिग्रेडेबल हैं और हाँ ये बायोडिग्रेडेबल ही है। ये फोर्थ में यहाँ पे भी 2 है तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम। यहां पर दिए गए 4 कंडीशंस में से कौन बायोटिक और एबायोटिक कंपाउंड या कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन है, मतलब एक एनवायरनमेंट बनता कैसे है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो कौन सा ऐसा आपको इसमें स्टेटमेंट बता रहा है कि वो एक बायोटिक और एक एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन है? ऑप्शन ए, अ ग्रास हॉपर फीडिंग ऑन अ लीफ,
ठीक है, तो आप बताइए ग्रास हॉपर तो हमारा क्या हो जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि लिविंग है, और एक लीफ भी क्या है, लिविंग है, ग्रीन लीफ, तो ये भी क्या हो गया, बायोटिक कंपोनेंट। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन, यहाँ एबायोटिक तो कुछ आया ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं बी पे, रेन वाटर गोइंग टू लेक, रेन वाटर, वाटर यहाँ पे आ रहा है, ये एबायोटिक कंपोनेंट है, और लेक में भी फिर से वाटर है, वो भी क्या हो जाएगा, एबायोटिक, तो दोनों एबायोटिक है, ये भी रॉन्ग हो गया। सी, काउ इज ड्रिंकिंग वाटर, काउ हमारा क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, और ड्रिंकिंग वाटर हमारा क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, तो यही हमको चाहिए था ना, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन, तो ऑप्शन में बिल्कुल सही है, काउ हमारा बायोटिक हो जाएगा और वाटर हमारा क्या हो जाएगा, एबायोटिक हो जाएगा। ठीक है, बर्ड ईटिंग इंसेक्ट, ये भी बायोटिक है, ये भी बायोटिक है, हमें चाहिए एक बायोटिक और एक एबायोटिक कंपोनेंट, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग आर इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, नीचे दी गई जो प्रैक्टिसेस हैं इनमें से कौन इको फ्रेंडली है, मतलब इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करती है, या जो वहां पे वेस्ट मटेरियल निकलता है वो डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, कैरिंग अ क्लॉथ बैग, क्लॉथ बैग लेके चलना बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि हम पॉलिथीन यूज करने से बच जाएंगे। ऑप्शन बी, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब हम यूज करते हैं उस टाइम पे हम अपनी पर्सनल व्हीकल यूज नहीं करते, और पर्सनल व्हीकल जैसे एक कोई बस है उसमें 50 पर्सन है और वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके कहीं एक जगह ही जाते हैं, तो वो 50 पर्सन अगर अपनी पर्सनल कार या बाइक यूज करेंगे तो उस बस से 50 टाइम ज्यादा हम फ्यूल यूज करेंगे, जिससे 50 टाइम ज्यादा पॉल्यूशन होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना तो बहुत ही अच्छी बात है, इको फ्रेंडली बात है, तो यहां पर ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन सी पे, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, बिल्कुल अगर हम अननेसेसरी लाइट को ऑफ कर देंगे स्विच, तो वहां पे हमें एनर्जी सेव कर रहे हैं, एनर्जी सेव करेंगे तो नई एनर्जी बनाने से हम बच जाएंगे, और जो पोल्यूशन होगा उससे वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी क्या है, एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। तो डी बोला है ऑल ऑफ दीज, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट, डी, क्योंकि ये तीनों ही प्रैक्टिसेस इको फ्रेंडली हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रीच एट पीकॉक इज, यहां पे पीकॉक एक फूड चेन दी गई है, पहला है ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, स्नेक और पीकॉक। ठीक है, अब पूछ रहा है अगर ग्रास के पास 10,000 जूल एनर्जी है तो पीकॉक के पास कितने जूल एनर्जी पहुंचेगी। ऑप्शंस हैं 1000 जूल, बी है 100 जूल, सी है 10 जूल और डी है 1 जूल। इसको फाइंड करने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा लिंडमान का एक लॉ है जिसको बोलते हैं 10% लॉ। मींस एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी का अमाउंट पहुंचता है वो पहले ट्रॉफिक लेवल का केवल 10% होता है। दैट मीन अगर ये ग्रास 100 जूल एनर्जी रखती तो सिर्फ 10 जूल पहुंचती कहां, ग्रास हॉपर के पास, अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें तो। ठीक, लेकिन इस ग्रास के पास कितना है, 10,000 जूल एनर्जी है, और पूछ रहा है कि वो यहां पिकॉक तक पहुंचते पहुंचते कितने जूल रिमेन रहेगी। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्व करके इसको। ठीक है, तो ग्रास के पास है, ये ग्रास है, ग्रास के पास है 10,000 जूल। ओके, तो हमें ग्रास हॉपर के पास, ग्रास हॉपर के पास देखना है, तो 10,000 इंटू 10/100, क्योंकि उसका 10% हमको फाइंड करना है, तो बचेगा क्या 1000 जूल। ओके, उसके बाद जब फ्रॉग के पास पहुंचेगा इसका भी 10%, तो क्या हो जाएगा वो 100 जूल। फिर स्नेक के पास पहुंचेगा तो उसका भी क्या हो जाएगा 10%, 10 जूल। और लास्ट है हमारा पीकॉक, यहां पर क्या पहुंचेगा, ओनली 1 जूल। ठीक, तो 1 जूल जब पहुंच रहा है तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, क्योंकि पीकॉक तक सिर्फ 1 जूल एनर्जी पहुंचेगी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री रेफ्रिजरेटर्स इज मैंडेटरी थ्रू आउट द वर्ल्ड
हाउ डज दिस हेल्प प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन? ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें एक गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, CFCS। ओके, रेफ्रिजरेटर से ये हार्मफुल गैस रिलीज होती है। अब इसलिए क्या हुआ था, यूएनईपी ने 1986 में एक जॉइंट मीटिंग की थी और उसमें डिसाइड किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री जो रेफ्रिजरेटर होते हैं अब वही दुनिया में सेल किए जाएंगे, और ये मैंडेटरी कर दिया गया था। और ऐसा क्यों किया गया था उसी के बारे में एक क्वेश्चन भी है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हाउ डज इट हेल्प प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन, कि CFCS से फ्री अगर हमने कोई रेफ्रिजरेटर यूज किया है तो वो किस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीशन को प्रिवेंट करने में मदद कर रहा है। ऑप्शन ए है, इट कन्वर्ट O2 इनटू O3। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कार्बन है वो क्या करते हैं, O2 को O3 में कन्वर्ट करते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है और O3 मींस ओजोन लेयर, ओजोन है, ठीक है, ओजोन गैस। फिर है कन्वर्ट CFCS इनटू O3। जो CFCS को क्या कर रहा है, ये ओजोन में कन्वर्ट कर रहा है। सी है, इट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ CFCS फ्रॉम O2। ठीक है, ये जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री रेफ्रिजरेटर है वो रिड्यूस कर रहा है प्रोडक्शन CFC का फ्रॉम O2, जो कि O2 से बन रही है, ये बता रहा है। डी, इट विल रिड्यूस CFCS दैट रिएक्ट विथ O3। ये ऐसे CFCS के रिलीज को कम कर रहा है जो कि O3 से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा राइट है, डी। लेकिन ये क्यों राइट है मैं बता रहा हूं। देखिए, जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक, वो जब रिएक्ट करता है किसके साथ, वो रिएक्ट करता है हमारा ओजोन के साथ। किसके साथ, ओजोन के साथ। तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 में, मतलब ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। और इसी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती चली जाती है। ठीक है, एंटार्क्टिका में देखा गया था, नासा ने एक इमेज अपलोड की थी, उससे जो है देखा गया था कि एंटार्क्टिका के ऊपर एक बहुत बड़ा सा होल हो गया है और जो कि साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी और इससे रोकने के लिए फिर क्या किया गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री रेफ्रिजरेटर्स को मैंडेटरी कर दिया गया कंपनीज को सेल करने के लिए। ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है क्या, रिलीज, इट रिड्यूस CFCS दैट रिएक्ट विद O3। CFCS को कम कर देगा और जो ओजोन लेयर है वो क्या होती जाएगी, हील होती चली जाएगी। ठीक है, और इसका इंपैक्ट भी पड़ा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, हमारा जो फूड चेन होता है, ठीक, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, पहला कार्निवोर, दूसरा हर्बीवोर, तीसरा ओमनीवोर और चौथा है प्रोड्यूसर। तो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो कि प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहा है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ओनली ग्रीन प्लांट को खाने वाले जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन राइट, ऑप्शन बी हमारा राइट है। ठीक, ऑप्शन बी राइट है क्योंकि हर्बीवोर को डिनोट कर रहा है। और यहां पर ऑप्शन है कार्निवोर जो कि हर्बीवोर को फीड करते हैं, ओमनीवोर जो कि हर्बीवोर और कार्निवोर को फीड करते हैं। ठीक, और प्रोड्यूसर वो ग्रीन प्लांट जिन पर हर्बीवोर जो है फीड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो सिंपल आंसर है क्योंकि हमने अभी जो यहां पर डिस्कस किया फर्स्ट 6 क्वेश्चन में वही उसी का आंसर है, और अब यहां पे ऑप्शन हमारा ए राइट हो गया। ठीक, बाकी क्या है, ऑक्सीजन गैस है, इसका तो आपको पता है, हम रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिड रेन के लिए, ये जो है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो ताजमहल का जो मार्बल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कोरोड होता जा रहा है, किसकी वजह से, वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। CO2 इसका जो लेवल बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है, जिससे हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लेशियर्स पिघलते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी इकोसिस्टम इज। एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक, वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट, सोलर एनर्जी, बायोमास,
डी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जब हमारी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना लेती है तो उसको स्टोर करती है एटीपी के फॉर्म में, वो एटीपी यहां दिया गया है। तो यहां आंसर क्या होगा, यहां आंसर होगा हमारा सोलर एनर्जी। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी की वजह से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फूड, जिस पर फीड कौन करते हैं, हर्बीवोर। हर्बीवोर पे कौन फीड करता है, कार्निवोर। और इस तरह से एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, किचन वेस्ट कैन बी हाइजीनिकली डिस्पोज्ड ऑफ अ थ्रो। कि किचन का जो वेस्ट है उसको हम हाइजीनिकली कैसे ही डिस्पोज कर सकते हैं। ऑप्शन है डंपिंग, बी कंपोस्टिंग, सी रिसाइकलिंग, डी लैंडफिलिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाइजीन से उसको डिस्पोज करना है, हाइजीनिकली उसको डिस्पोज करना है। तो हम क्या करेंगे, किचन से जो वेस्ट निकलते हैं पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लें। जो किचन का वेस्ट होता है, जैसे टी बैग हो गया, यूज्ड टी बैग हो गया, फ्रूट्स हो गए, ठीक, या अनियन पील्स हो गई, और क्या कहते हैं, बहुत सारे जो भी वेस्ट निकलते हैं वो सभी कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और हमें उन्हें क्या करना है, हाइजीनिकली डिस्पोज कर देना है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, हमारा कंपोस्टिंग। क्या करें, हम एक छोटी सी पिट रेडी करें, अर्दन पिट, और उसमें क्या करें, ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को हम रख दें। और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ लेटर उसको जब हम देखेंगे मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका होगा, और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, गार्डन में भी यूज कर सकते हैं। और ये काफी हाइजीनिक मेथड भी है, इससे कोई भी वेस्ट ऐसा बाहर खुला नहीं पड़ा होता है। ठीक, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एनवायरमेंट इंक्लूड्स, एक एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, लैंड, एयर, वाटर। ओके, टेम्परेचर, माइक्रोब्स, ऑल ऑफ दिस। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि एक एनवायरमेंट में इनमें से क्या क्या होता है। ठीक है, एनवायरमेंट हमने अभी डिस्कस किया था कि एनवायरमेंट में बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो जो एबायोटिक फैक्टर्स है उनमें हम लैंड ले सकते हैं जो कि सॉइल से बना हुआ है, फिर एयर है, फिर वाटर है, फिर है टेम्परेचर, वो भी एक एबायोटिक फैक्टर है। फिर माइक्रोब्स, मतलब जो डिकम्पोजर्स होते हैं जिसमें से फंजाई है, बैक्टीरिया है। ओके, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहां पे सभी के सभी एनवायरमेंट में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज आर। यहां पे कौन कौन से इकोसिस्टम आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर उनको मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें इंसानों ने बनाया है। ठीक, वो नेचुरली नहीं पाए जाते। जैसे ग्रासलैंड, गार्डन, क्रॉपलैंड, बोथ बी एंड सी। तो जो ग्रासलैंड होता है जैसे प्रेरीज, ठीक है, पंपास, वेल्ट्स, डाउन्स, ये सब ग्रासलैंड है, ये तो नेचुरली पाए जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तो नहीं हुआ। लेकिन आगे चलते हैं तो देखते हैं गार्डन, गार्डन हमने खुद बनाया है, और क्रॉपलैंड, क्रॉपलैंड भी हमने ही बनाया। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और ऑप्शन डी हो जाता है राइट। ठीक है, और एक्वेरियम भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसको मेंटेन हमें करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। फूड चेन हमने देखा, एक एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से अगर हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक लगातार करते जा रहे हैं, टॉप कार्निवोर तक, तो ये पूरा एक क्या बन जाता है, प्रोड्यूसर टू ये टर्शरी कंज्यूमर। तो हमारा क्या हो जाता है, पूरा एक कंप्लीट फूड चेन। और उसमें बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनको अगर वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं, किस फैक्टर पे डिसाइड किए जाते हैं, उनका ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर प्रेजेंट है उस इकोसिस्टम में, उसका जो अमाउंट है उससे डिसाइड किया जाता है कि ट्रॉफिक लेवल्स कितने होंगे। ठीक है, हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स। बी, पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर। पॉल्यूटेड एयर और वाटर जो है वो ट्रॉफिक लेवल के नंबर को डिसाइड करता है। सी है डिफिशियंसी ऑफ फूड, और डी है डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो इसमें से हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर, देखिए पानी कितना प्रेजेंट है, इससे जो है ट्रॉफिक लेवल डिसाइड नहीं होता, क्योंकि एक्वेटिक कोई इकोसिस्टम है, मान लेते हैं कोई एक रिवर है, उसका इकोसिस्टम, वहां तो पानी ज्यादा है, लेकिन डेजर्ट में भी कुछ इकोसिस्टम होते हैं, वहां तो पानी कम है, तो वहां पे ट्रॉफिक लेवल्स होने ही नहीं चाहिए इसके अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं है, वहां पर भी एक एनवायरमेंट होता है, इकोसिस्टम होता है। ठीक,
आगे चलते हैं, पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन ह्यूमन की वजह से हुआ है। ह्यूमन नहीं थे या उन्होंने पॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया था, उसके पहले भी इकोसिस्टम हुआ करते थे, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ। सी, डिफिशियंसी ऑफ फूड, फूड के कम होने से ट्रॉफिक लेवल कम या ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अगर एक इकोसिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है तो वहां फूड की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल। जो हायर ट्रॉफिक लेवल होता है, अगर वहां पे, जैसे यहाँ पे हमने ट्रॉफिक लेवल के लिए एक पिरामिड बनाया है, नीचे प्रोड्यूसर है जिसका यहाँ पे काफी ब्रॉड एरिया है, मतलब प्रोड्यूसर्स ज्यादा होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उनसे भी कम, टर्शरी सेकेंडरी उनसे भी कम, और टर्शरी सबसे कम होते हैं। एक ट्रायंगुलर शेप मिलके हमें बन के आ रहा है, वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे दिया है डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल, तो ये बता रहा है कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल है, जितनी कम एनर्जी वहां तक पहुंचेगी उतना ही कम ट्रॉफिक लेवल होगा, क्योंकि भाई जितने हाई कंज्यूमर्स होंगे, मतलब हाई ट्रॉफिक लेवल के, उनको एनर्जी भी तो उतनी ज्यादा चाहिए। अगर एनर्जी ही कम होगी तो ट्रॉफिक लेवल्स भी तो कम होने चाहिए, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। अगर ट्रॉफिक लेवल बहुत ज्यादा होंगे तो डेसिमल परसेंटेज में पहुंच जाएगा जो एनर्जी का ट्रांसफर है। तो उसके लिए एक फिक्स नंबर अगर रखना है तो किससे होगा, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि अगर हायर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम है तो वो लिमिट करेगा किसको, नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स को, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा, डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन होल में कॉज। ओजोन में जो होल हो जाता है उससे क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है म्यूटेशन, म्यूटेशन में समझा रहा हूं कि क्या होता है। बी, ग्लोबल वार्मिंग। सी, स्किन कैंसर। डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक, म्यूटेशन का मतलब है, देखिए हमें पता है कि जो ओजोन लेयर है वो प्रिवेंट किससे करती है, शील्ड की तरह वर्क करती है, किससे, सन से आने वाली वो यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि अगर हमारे ऊपर पड़ेंगी तो हमारे जो जीन है, जो हमारे डीएनए में जीन पाए जाते हैं, कोडिंग रीजन्स जो होते हैं, वहां पर चेंज ला देगा। इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। मतलब जो प्रोटीन उसे सिंथेसिस करना चाहिए जिन जीन्स को, वो प्रोटीन ना करके वो कोई और तीसरा या दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेगा, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। वो म्यूटेशन जो यूवी रेज के एक्सपोजर से हो जाता है, इसीलिए लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। फिर है ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेकिन जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है जहां, वहां से अल्ट्रावायलेट रेज अंदर तक आएंगी, और अपने जितनी ज्यादा रेज अंदर तक आएंगी उतना ही ज्यादा हीट लेकर के आएंगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और स्किन कैंसर भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन से, जब यूवी रेज हमारे आती है, हमारे ऊपर पड़ती है, तो स्किन कैंसर उससे होता है। ठीक, तो इस तरह से ए बी सी तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन अ फूड चेन थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय कार्निवोर, हर्बीवोर, प्रोड्यूसर, डी डिकम्पोजर। एक हमने यहाँ पे एनर्जी का पिरामिड ट्रॉफिक लेवल पिरामिड बना रखा है, और इसमें थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक जाना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, तो यहां पे जो ट्रॉफिक लेवल सेकंड जो हमारा थर्ड पे आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमारा प्रोड्यूसर होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। सेकंड पे होगा हमारा हर्बीवोर, जो इस पे फीड करेगा, जैसे कि रैबिट, डियर, ग्रास हॉपर। फिर सेकेंडरी पे कौन पहुंचेगा, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड कर रहे होंगे, मतलब जो कार्निवोर्स होंगे। जैसे अगर हम देखें, लॉयन डियर पे फीड करता है, फ्रॉग जो कि इंसेक्ट पे या ग्रास हॉपर पे फीड कर रहा है, ये सभी क्या है, कार्निवोर हैं। तो जो कार्निवोर्स होते हैं वो हमेशा किस लेवल पे पाए जाएंगे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन पाए जाएंगे, हमेशा कार्निवोर्स। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कार्निवोर्स रिप्रेजेंट, जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर। मतलब जो कार्निवोर्स हैं वो किस जगह पर आते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। ओके, तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोड्यूसर्स में यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, आपके ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर में हमारे हर्बीवोर्स हो जाएंगे, हर्बीवोर को ईट करने वाले हमारे कार्निवोर हो जाएंगे, कार्निवोर्स को भी ईट करने वाले कुछ कार्निवोर्स होते हैं, वो हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे कार्निवोर दो जगह पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को। पहला है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर के प्लेस पर, और
दूसरा है हमारा टर्सरी कंज्यूमर के प्लेस पे, मतलब जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है दोनों जगह पर कार्निवोर्स हो सकते हैं। दैट्स मीन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर आर कैन बोथ कार्निवोर्स। ओके, तो यहां पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? ये ऐसे टाइनी प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे कहा वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन? इनमें से कौन एक फूड चेन बनाता है? ठीक है, ए ग्रास, गोट, ह्यूमन, बी काउ, डियर, रैट, सी ग्रास फिश एंड जेब्रा, डी है ग्रास रोज फिश। देखिए, एक फूड चेन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पे डिपेंड होना चाहिए फूड के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रॉफिक लेवल बनाने हैं, पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इंटरडिपेंडेंसीज भी होती हैं उनकी एक दूसरे पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इधर से। ग्रास, रोज एंड फिश, यहाँ पे दो क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक, और फिश का जो हैबिटेट है और इनका हैबिटेट काफी डिफरेंट है, तो ये एक फूड चेन का कंपोनेंट नहीं है, मतलब एक फूड चेन नहीं बना सकते। रॉन्ग है ये। ग्रास, फिश एंड जेब्रा, जो ग्रास है और जो फिश और जीब्रा में ग्रास को तो जीब्रा जो है खा सकता है, मतलब इन दोनों से एक फूड चेन का स्टार्ट हो सकता है, बट फिश और जीब्रा ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। काउ, डियर एंड रैट, ये दोनों ही क्या है? हर्बीवोर है। ठीक, दोनों ही हर्बीवोर है, इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, नहीं हो सकता फूड चेन का कंपोजिशन ये। आगे है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। दैट्स मीन ग्रास को गोट खाएगी, मतलब गोट इस पे फीड कर सकती है और ह्यूमन गोट पे फीड कर सकता है, और ग्रास पर भी, ग्रास मींस कोई लीफी वेजिटेबल। तो यहां पर ये जो है ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एक फूड चेन का कंपोजिशन हो सकता है और बेस्ट कंपोजिशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द हार्मफुल केमिकल विच अक्यूमुलेटिंग इन ह्यूमन बीइंग थ्रू फूड चेन इज। ऐसा कौन सा हार्मफुल केमिकल है जो कि फूड चेन के थ्रू चला आता है ह्यूमन बीइंग तक एक्यूमुलेट होकर के, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब जब हम कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब हर्बिसाइड कुछ भी अपने क्रॉप फील्ड पर हम स्प्रे करते हैं, तो नॉर्मली तो हमें यही लगता है कि उससे कोई इंसेक्ट मर जाएगा या कोई वीड जो है उसको हम किल कर देंगे, लेकिन वो वहीं रह जाती है, सॉइल में ही रह जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, और फिर वो जो हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो चला जाता है सीधे कहां पर? प्लांट में। और फूड जब वो बन के रेडी होता है तो हम खाते हैं उसको, और सीधे वो सारा केमिकल हमारी बॉडी में आता है, जिससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किससे होता है? तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए है। ठीक, और बी ऑप्शन हमारा है DDT, जो कि ये क्या है? ये हमारा ऐसा केमिकल है जो कि जो हमारे वीडीसाइड है। ठीक, आगे चलते हैं, सी एब्सिसिक एसिड और डी है हमारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एब्सिसिक एसिड तो हमारा एक हार्मोन है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो जो DDT है ये क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है, ऐसा केमिकल है, और वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में और हमारी बॉडी में पहुंच करके हमें हार्मफुल इफेक्ट देता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेप ड्यूरिंग सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, वेस्ट अगर हम देखें तो 3 तरह के होते हैं। सॉलिड वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, और फ्रूट या फिर वेजिटेबल पील्स हो गए। फिर दूसरा है लिक्विड वेस्ट, जैसे सीवेज का वाटर हो गया। गैसियस वेस्ट, जैसे हमारा कोई हमने ढेर सारा सॉलिड वेस्ट रखा है तो वहां से गैस निकल रही है, जैसे मीथेन। और दूसरा स्मोक के फॉर्म में, जब व्हीकल्स चलती हैं तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू बाहर आती है, वो हमारा क्या हो जाएगा? गैसियस वेस्ट। तो इन सब में ये तो कैटेगरी हो गई, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि एक्सपेंसिव स्टेप कौन सा है? पहला है कलेक्शन, दूसरा है सेपरेशन, तीसरा है ट्रीटमेंट और चौथा है स्टोरेज। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है? तो देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टेप होता है कलेक्शन, कि हम पहले वेस्ट का कलेक्शन कैसे करें, कहां से हम वेस्ट लेकर के आए। तो उसकी साइड दूर दूर हो सकती है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करके ले आना, ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है। तो कलेक्शन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टेप है। ठीक, सेपरेशन है, फिर हम उनको उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, ट्रीट करते हैं, और लास्ट में हम स्टोर करते हैं, या फिर उनको रिसाइकल करना है या उसको लैंडफिल में भेजना है, क्या करना है। लेकिन सबसे जो एक्सपेंसिव स्टेप होता है वो हमारा कलेक्शन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट
फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। इनमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि फॉर्मेशन कर रहा है ओजोन का? बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन ए है। यहां पे हमने देखा क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और उस पे यूवी रेज जब आती हैं तो वो O+O मतलब एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि जब हम सिंगल लेते हैं एक एटम, ऑक्सीजन सिंगल है, फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, दोनों को हमने कंबाइन किया और फिर वो क्या बन गए हैं? ओजोन। ठीक है। सी है, ओजोन है, CFCS है और इनके रिएक्शन के थ्रू हमें ओजोन अकेले मिल रहा है। और डी है बोथ ए एंड बी। ठीक, तो ऑप्शन यहां पे हमारा क्या राइट हो जाता है? डी, क्योंकि ओजोन के लेयर की फॉर्मेशन के लिए हमें 2 स्टेप की जरूरत होती है। सबसे पहले जब लाइटनिंग होती है तो यूवी रेज आकर के क्या उस पे गिरती हैं, किस पे? ऑक्सीजन गैस पे। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे। और वैसे ही जब यूवी रेज उस पे गिरती हैं तो तुरंत ही क्या होता है? दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, वो ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड जो होता है। और ब्रेक होने की वजह से, जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं, O2 था, इस पर कोई यूवी रेज आके स्ट्राइक करती है और ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहा होगा? ऐसा ये तो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो कैसा बन जाता है? O इधर हो गया, एक O इधर हो गया। ठीक, अब क्या करना है? इन्हीं दोनों O के बीच में कोई एक और O2 आता है, फिर कहीं से हम इसका एक O ले लेते हैं और एक दूसरा O2 जो होता है, तो यहां पर एक सिंगल O प्लस दूसरा O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और तब ये क्या बन जाता है? O3 ओजोन। और ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो एक बॉन्ड इधर इधर, एक बॉन्ड इधर और यहां पर, ये हमारा क्या है? ओजोन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड, ये दोनों हमारे राइट हैं और इन्हीं दोनों स्टेप से मिलकर के ओजोन बन रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने किए ये सारे 20 MCQs, आप इनको थॉरली रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो में।